Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। पहला है अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सवेरेन स्टेट। इंडिपेंडेंट और सवेरेन, सवेरेन का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, जो कंट्री, उसको सवेरेन कहते हैं। तो इसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अवॉइड वॉर, लड़ाई को अवॉइड करना, वॉर को अवॉइड करना। थर्ड है द कोल्ड वॉर एंडेड विद दिस इवेंट। किस इवेंट के साथ कोल्ड वॉर खत्म हुआ था? तो यहाँ लिखा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिवीजन के बाद या उसके टुकड़े होने के बाद, उसके बंटवारे होने के बाद कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था। कोल्ड वॉर क्या था एक्चुअली? कोल्ड वॉर एक टेंस सिचुएशन था। इट वॉज अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट कोल्ड वॉर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा यहाँ पर। सेकेंड है द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू द कोल्ड वॉर। ये भी रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे आएगा बायपोलर। बायपोलर मीन्स द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, अमेरिकन ग्रुप एंड सोवियत यूनियन ग्रुप। तो यूनिपोलर की जगह पे बायपोलर आएगा। थर्ड है द पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गॉर्बेचेव गेव एन इम्पेटस टू डेमोक्रेटाइजेशन। मिखाइल गॉर्बेचेव की पॉलिसीज ने डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो पहला है कोल्ड वॉर, जो कि है पेज नंबर 60 पर। तो आइए हम लोग पेज नंबर 60 पे चलते हैं। आप मार्किंग प्रॉपर करते रहिए। पेज नंबर 60, यहाँ पर देखिए, ये थर्ड का फर्स्ट जो हाईलाइटेड है वही आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर बट देयर आर सच टेंशन इन द सर्कमस्टेंसेस दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर। कोल्ड वॉर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्चुअल वॉर तो नहीं हुई, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई वॉर तो नहीं हुई, मगर एक ऐसा टेंशन था, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे, एक ऐसे हालात बन गए थे कि ऐसा लग रहा था लड़ाई कभी भी हो सकती है। द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म्स रेस, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the cold war। इसमें जो दो ग्रुप था वो अमेरिका और सोवियत यूनियन है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो ये दोनों ही पावर को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इनके बीच में हथियारों की रेस लग गई थी, ज़्यादा अपने अपने देश में पावरफुल हथियार बनाने में ये लोग लग गए थे। इनकी आइडियोलॉजीज अलग थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका जो था वो कैपिटलिज्म के फेवर में था और सोवियत यूनियन जो है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के फेवर में था। एटीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग ईच अदर बाय स्ट्रेटेजीज एंड काउंटर स्ट्रेटेजीज, यानी कि एक दूसरे को डिफरेंट प्लानिंग करके हराने के चक्कर में लग गए थे, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन अलाइनमेंट, पेज नंबर 61 पे है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है थर्ड का सेकंड, इन द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम पर ही, while the world was becoming bipolar, it means where the world was dividing into 2 group, जब दुनिया दो पार्ट में बट रही थी, there were some countries which did not want to join the super power rivalry। तो कुछ ऐसे भी देश थे जो ना ही अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही रशिया का, मतलब वो लोग ये सुपर पावर राइवलरी से दूर रहना चाहते थे। सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी, उन्होंने सोचा कि हमें इस कोल्ड वॉर में नहीं पड़ना है, ये उन्होंने तय किया। देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट, और क्योंकि वो इससे दूर रहे, नहीं जुड़े किसी भी ग्रुप से, इसलिए इनकी पॉलिसी का नाम पड़ा नॉन अलाइनमेंट।
तो नॉन अलाइनमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम पे ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस, पेज नंबर 57 पर है स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 57 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। दुनिया में जितनी भी कंट्रियां हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। हाउएवर बिग प्रोस्पेरस और डेवलप अ नेशन मे बी, इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट अबाउट ऑल इट्स नीड। चाहे कोई देश कितना ही बड़ा, कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर ले। इवन बिग नेशंस हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशन, इसलिए बड़े बड़े देशों को भी छोटे या दूसरे बड़े देशों पर डिपेंड होना पड़ता है। दस इंटरडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज टूडेज ग्लोबल सिस्टम। इसलिए आज की दुनिया के सिस्टम के अकॉर्डिंगली या आज के इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली हर देश एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइपोलराइजेशन, पेज नंबर 60। चलिए पेज नंबर 60 पे जाएंगे। देखिए बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम पे मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन ईदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स। बहुत सारे देशों ने इन टू में से कोई एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन किया, यानी किसी ने अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किया, किसी ने सोवियत यूनियन के ग्रुप को ज्वाइन किया। सच अ डिवीजन ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप इज बाइपोलराइजेशन। इसी तरह दुनिया जो दो हिस्सों में बंटने लगी, दो ग्रुप में बंटने लगी, इसी को बाइपोलराइजेशन कहते हैं। द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इंक्रीज ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कोल्ड वॉर और ज्यादा इंटेंस हो गई और ज्यादा बढ़ी। द स्फीयर ऑफ टेंशन स्प्रेड, जिससे टेंशन बढ़ने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। अगला है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में ग्लोबलाइजेशन, पेज नंबर 63। देखिए यहीं पर दिया हुआ है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो देशों के बीच में ट्रेड शुरू हुई और इकोनॉमिक रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस बनने लगे। जो हाईलाइटेड है बस आपको वही लिखना है स्टूडेंट्स, आप पॉइंट बना के लिखिएगा। कैपिटल, लेबर, मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन बिगिन सर्कुलेटिंग ग्लोबली। कैपिटल यानी मनी, पैसा, लेबर या मार्केट या इंफॉर्मेशन, ये ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे से सब शेयर करने लगे। द गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीव, लोगों के अंदर एक दूसरे के आइडियाज शेयर करना शुरू हो गया। ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में रिवोल्यूशन आने की वजह से डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स बिगिन टू बी नोन एवरीवेयर, अलग अलग इवेंट सब जगह होने लग गए। द बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर। सैक्रोसैंक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिजिड, जैसी वो पहले थी, जैसे बाउंड्रीज होती है हम क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरे देश में नहीं जा सकते विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, तो वैसी ये चीज़ें जो थी वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गई। अब दुनिया की कोई भी आइडिया, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ कोई भी देश शेयर कर सकता था, तो जो बाउंड्रीज का रेस्ट्रिक्शन था वो ख़त्म हो गया। एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, और इसी सारे प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, गिव योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये ओन से करना है आप लोगों को, अपनी अपनी ओपिनियन है, ऑब्वियसली सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, तो ये अपने ओन वर्ड्स में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ब्रीफ आंसर। तो अब हमको ब्रीफ आंसर लिखना है। पहला है कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम सब जानते हैं कि 20th सेंचुरी में दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुई है, इन दोनों का यहाँ कंपैरिजन है। तो पॉइंट्स दिया है, पहला है पीरियड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है 1939 से लेके 1945 तक। उसके बाद है इन्वॉल्व्ड नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से 2 ग्रुप में फाइट हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन से 2 ग्रुप, कौन से नेशन इन्वॉल्व थे, वो है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर, ये ग्रुप है। एलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका एक्सेट्रा। और दूसरा था सेंट्रल पावर्स,
सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक्सेट्रा। ये हो गया वर्ल्ड वॉर 1 का। अब वर्ल्ड वॉर 2 का स्टूडेंट्स यहाँ नीचे लिखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एक्सेट्रा, और दूसरे ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर्स जिसमें था जर्मनी, इटाली, जापान एक्सेट्रा। उसके बाद है थर्ड, इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इस वर्ल्ड वॉर का पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था इकोनॉमिक लॉस हुआ एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। और यूरोप के अंदर डिक्टेटर लोगों का राज, जो तानाशाह का राज होता है, जो आपने सुना ही होगा हिटलर के बारे में, मुसोलिनी जो इटली का डिक्टेटर था, इटाली का डिक्टेटर मुसोलिनी और जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर। तो ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, इसमें भी इकोनॉमिक लॉस हुआ एंड पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन लीडिंग टू कोल्ड वॉर। और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक पॉलिटिकली दुश्मनी पैदा हो गई, दोनों एक दूसरे में कौन ज्यादा सुपर पावर है वो प्रूफ करने में लग गए, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वॉर। इस वॉर के बाद कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी लीग ऑफ नेशंस। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, लीग ऑफ नेशंस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन, जो अभी तक चल रही है, यूनाइटेड नेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के खत्म होने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पेज नंबर 62 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर दैट हैड डोमिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945। 1945 से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कोल्ड वॉर चल रही थी। और 1945 अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये केम टू एन एंड, आखिरकार ये खत्म हुई। देयर वर मैनी रीजन फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। वैसे तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बहुत से कारण थे, बहुत से रीजन थे, लेकिन इसमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं। सम आर गिवन बिलो। नंबर 1, द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी। सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमी यानी दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक ट्रेड ओपन कर दी। द स्टेट लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, जिससे स्टेट का जो कंट्रोल इकोनॉमी पे था वो चले गया। अब लड़ाई लड़ना है तो इकोनॉमिकली मजबूत तो होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। दूसरा, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मींस रीस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया। और उसके बाद है एंड ग्लेस्नोस्ट यानी ओपननेस, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस्ड, मीडिया का कंट्रोल कम हुआ। इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में चेंजेस होना शुरू हो गए। दैट इज दीज स्फीयर्स वर रीस्ट्रक्चर्ड, दिस गिव इम्पेटस टू डेमोक्रेसी, जिससे डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला। नंबर 3, as the East European countries under the influence of the Soviet Union adopted the capitalist and democratic path। देखो सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था, तो उसके जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उन लोगों ने क्या किया, या तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया या डेमोक्रेटिक। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों के पास जितने भी प्रोडक्शन है वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होता है। और डेमोक्रेसी क्या होता है, वेयर पीपल पावर, जहाँ लोगों का रूल चलता है, ठीक है, वेयर पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जब इन्होंने ये सारे रास्ते चुन लिए, द रेजाइम्स देयर चेंज, तो फिर वहाँ का रूल सिस्टम चेंज हो गया, मतलब वहाँ से जो कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, वो खत्म हो गया। और नंबर 4, द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, अलग अलग देश उसमें से बढ़ गए। एंड सेवरल न्यू नेशंस वर क्रिएटेड आउट ऑफ इट, नए नए देश बने। रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन, जिसमें आज जो हम रशिया देखते हैं वो सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा देश बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया के पॉलिटिक्स में क्या बड़े चेंजेस आए, ये पेज नंबर 63 पर है। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये पूरा इसका आंसर है। The Cold War came to an end with the disintegration of the Soviet Union। ये एक मेजर रीजन है कोल्ड वॉर के खत्म होने का, कि सोवियत यूनियन क्योंकि उसके टुकड़े हो गए तो फिर अमेरिका ही पावरफुल हो गया, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। सो एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दुनिया के पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि नंबर 1,
अमेरिका रिमेन दी ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे पहला तो ये था कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर रह गया। दूसरा, अ कंड्यूसिव एटमोस्फियर प्रिवेल्ड फॉर द ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन एंड अमंग नेशंस। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए। कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सारी चीजें सारी दुनिया में सर्कुलेट होने लगी। आइडियाज स्प्रेड फ्रीली एज वेल, और सारे आइडियाज भी हर देश दूसरे देश के साथ शेयर करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशन। हर देश ने ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा दिया। द आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अदर नेशन फेल बिहाइंड। तो जो दूसरे देश को हेल्प करने की जो आइडिया थी वो पीछे रह गई। इंस्टेड एफर्ट्स बिगिन टू बी मेड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन। उल्टा हर देश एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाने में लग गया, ट्रेड करने लग गया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर हैज नाउ चेंज फ्रॉम एनिमी नेशन टू राइवल नेशन। अब जो दुश्मन देश थे अब वो राइवल हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, क्योंकि सब इकोनॉमिक ट्रेड में उतर आए, सब ट्रेड करने लगे, सब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को, अपने इकोनॉमिक स्फीयर को बढ़ाने में लग गए। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज इंक्रीज। यूएन की जिम्मेदारी और बढ़ गई। द यूनाइटेड नेशन नाउ हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अब यूएन को और ज्यादा कड़े कदम, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़े, मजबूत कदम उठाने पड़े। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, fostering of human right, gender equality and management of natural calamities now acquired a global dimension। यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट को फॉस्टर यानी बढ़ावा देना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और नेचुरल क्लैमिटीज के वक्त एक दूसरे को हेल्प करना, मैनेज करना, ये ग्लोबल लेवल पे होने लगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।